जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ए जेड अध्ययन पर स्वागत है। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं 10th क्लास सिविक्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। ये चैप्टर इम्पोर्टेंट तो बहुत है, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया था पहले कि किसी भी चैप्टर, किसी भी सब्जेक्ट का पहला चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इस पहले चैप्टर से सबसे ज़्यादा मार्क्स की क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर के एनसीईआरटी के बुक में जो आपके क्वेश्चन दिए गए हैं उनको समझने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है, कैसे? अब देखिए, इस क्वेश्चन में आपको दो वर्ड्स मिलेंगे। पहला है सामाजिक विभिन्नता और दूसरा है सामाजिक विभाजन। देखिए, विभिन्नता मतलब क्या? समाज में विभिन्नता अलग अलग टाइप के होते हैं। देखिए, धर्म के आधार पर विभिन्नता हो सकती है, जैसे कि धर्म अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, तो वो क्या विविधता हो गया। इसी की तरह से जाति के आधार पर भी होती है, भाषा के आधार पर भी हो सकती है, और लिंग के आधार पर भी होती है, पुरुष महिला, इस तरीके से, और स्थान के आधार पर भी हो जाती है। तो बेसिकली विभिन्नता जो होती है वो अलग अलग टाइप की होती है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि हर सामाजिक विभिन्नता जो होती है, सामाजिक विभाजन मतलब कि लोगों को बांटने का काम नहीं करती है, वो कैसे, उसके बारे में पूछा गया है। तो इसका उदाहरण मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया है। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। देखिए, हर सामाजिक विविधता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है, इस तरीके से आपको लिख देना है। क्योंकि समाज के सभी समुदायों के विचार भले ही अलग हो, लेकिन जब उनका हित समान हो, हित मतलब क्या? उनका लक्ष्य, उद्देश्य समान हो, तो फिर वो एकजुट हो जाते हैं, मतलब कि एक साथ आ जाते हैं। अब जैसे इसको अगर मैं एक बढ़िया उदाहरण देकर के समझाऊं, तो आप लोगों को पता है कि आज़ादी की लड़ाई में हमारे देश के सभी लोगों ने समान रूप से अपना पूरा का पूरा योगदान दिया था। हिंदू, मुस्लिम, पिछड़े, हिंदी भाषी, तमिल बोलने वाले, भोजपुरी, मराठी, सब लोग मिल कर के आए थे। तो ये सभी क्या था? हमारे देश की विविधता थी, लेकिन हमारा क्या था? उद्देश्य, लक्ष्य एक था। तो हम सब, हमारे पूर्वज सब कोई मिल करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़े और उनको देश से भगाया और हमारे देश को आज़ाद किया। तो बेसिकली हम, हमारे पूर्वजों का क्या था? उद्देश्य, लक्ष्य एक था, तो वो एकजुट हो गया। तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी है। जब हित या फिर लक्ष्य एक हो, तो वो एक साथ आ जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे एक अगर बढ़िया उदाहरण ये है कि मुंबई में मराठियों के द्वारा हिंसा का शिकार हुए उत्तर भारत, यानी कि बिहार और उत्तर प्रदेश से आए लोग बने थे। ये मराठियों ने बिहार और बेसिकली उत्तर भारत के जो लोग जाकर के मुंबई में काम करते थे, उन पर हिंसा किया गया था। उसके पीछे का एक विविधता था। कौन-सा विविधता था? स्थान, मतलब कि उत्तर भारत के लोग अलग इलाके के थे, और जबकि मुंबई के लोग, तो ये लोग मुंबई गए थे, तो मुंबई के लोगों को बुरा लगा कि तुम लोग मुंबई में आके रह रहे हो, काम कर रहे हो। तो इसीलिए उन लोगों ने इन पर अत्याचार किया था। तो यहाँ पे स्थान के आधार पर विभाजन हुआ है, बाकी धर्म, जाति या फिर भाषा या फिर लिंग के आधार पर नहीं हुआ है। तो यही चीज़ तो आपको बताया गया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक विविधता हमेशा सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेता है। अर्थात सामाजिक विविधता के कारण लोगों में भेदभाव या विचारधारा धारा अवश्य उत्पन्न हो सकती है, लेकिन यही विविधता कई बार समान उद्देश्य के कारण एकता का कार्य करता है। तो बेसिकली काफ़ी आसान भाषा में आप लोगों को ये क्वेश्चन समझा दिया गया है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इस क्वेश्चन में मैंने सबसे ज़्यादा टाइम लगाया। अब अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, मतलब कि वो जो वर्ड आप लोगों को बताया था कि सामाजिक विविधता और सामाजिक विभाजन, यहाँ पे विविधता बोले या फिर अंतर बोले दोस्तों, दोनों का मतलब एक ही है। तो 2 वर्ड इसमें भी है, तो काफ़ी सिंपल है। देखिए, सामाजिक अंतर के कारण लोगों के बीच में भेदभाव, असमानता और अन्याय होने लगता है। तब वे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेते हैं, मतलब कि जब भेदभाव होता है, असमानता बढ़ जाता है, अन्याय होने लगता है। देखिए, समाज में अलग-अलग समुदाय के लोग रहते हैं। अब कोई एक समुदाय किसी दूसरे समुदाय पर अत्याचार करता है, क्योंकि ये पिछड़े जाति के हैं, छोटे हैं, कम अमीर हैं, कम पैसे वाले हैं, इस वजह से। तो इससे क्या होता है कि जो अंतर था उनके बीच में, वो बढ़ता है और इससे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। किसी समुदाय को जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्र के आधार पर कम महत्व दिया जाए, तो उस या उसके साथ अन्याय हो, तो यह अंतर धीरे-धीरे सामाजिक विभाजन के रूप में बदल जाता है। वही चीज़ मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाया था आसान शब्दों में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम स्वरूप ही लोकतंत्र के व्यवहार में परिवर्तन होता है। मतलब कि लोग, हमारे देश में क्या लोकतंत्र है? मतलब कि हम लोग, हमारे देश के नागरिक वोट देते हैं और फिर सरकार चुनते हैं, तो इसको लोकतंत्र कहते हैं।
तो यहाँ पे सामाजिक विभाजन, जब समाज बँट जाता है तो उसी के आधार पर राजनीतिक परिणाम तय होते हैं, इसके बारे में पूछा गया है। आप लोग बिहार के हैं, आप लोगों को बिहार में ये पता होगा, अब चुनाव के समय अभी जो है 2025 का चुनाव भी आ रहा है। तो यहाँ पे अभी यादव अलग पार्टी को वोट देंगे, मुस्लिम अलग पार्टी को वोट देंगे, कुछ लोग बीजेपी या फिर जो कट्टर है वो अलग पार्टी को वोट देंगे। तो इस तरीके से धर्म या फिर जाति या फिर भाषा के आधार पर लोग बढ़ जाते हैं। तो इसी को सामाजिक विभाजन के आधार पर जो राजनीति में परिणाम बदल जाता है, तो उसी को लिखने के लिए बोला गया। देखिए, भारत एक बहुभाषी, बहुधर्मी या बहुसांस्कृतिक, मतलब कि बहुत सारे भाषा भी बोले जाते हैं, बहुत सारे धर्म भी है और बहुत सारी अलग-अलग प्रकार की संस्कृति भी है। यहाँ सामाजिक विभाजन की राजनीति कई बार देखने को मिलता है, लेकिन लोकतंत्र में यह राजनीति चुनावों, दलों और विचारों के माध्यम से सामने आती है। मतलब कि चुनाव के माध्यम से, दलों के माध्यम से या फिर विचारों के माध्यम से सामने आती है। जब लोग अपने सामाजिक समूह के आधार पर, मतलब कि जो भी सामाजिक समूह है, उसके आधार पर मतदान करते हैं कि अलग-अलग बढ़ जाते हैं, बेसिकली वही बोला गया है, या अपनी माँग रखते हैं। तो लोकतंत्र का व्यवहार बदलता है, इससे लोकतंत्र और मजबूत होता है। मतलब कि ये जो राजनीति की वजह से, सामाजिक विभाजन की वजह से जो राजनीति में परिवर्तन होता है, उससे क्या होता है, लोकतंत्र और मजबूत होता है, क्योंकि अलग-अलग वर्ग अपनी भागीदारी दर्ज करते हैं। ठीक है? छोटे वर्ग भी अपने भागीदारी दर्ज करते हैं लोकतंत्र में, बड़े वर्ग तो होते ही हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है आपका, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान भाषा में समझेंगे। 70 के दशक से आधुनिक दशकों के बीच भारतीय लोकतंत्र का सफ़र का संक्षेप वर्णन करिए। बेसिकली आपसे ये पूछा गया है कि 70 के दशक, 1970 से आधुनिक दशक, मतलब कि अब तक, अभी क्या चल रहा है 2025, अब तक भारतीय लोकतंत्र में का सफ़र कैसा रहा? कैसे आगे बढ़ा, उसके बारे में पूछा गया है। देखिए, 70 के दशक से अब तक भारतीय लोकतंत्र में सामाजिक न्याय के क्षेत्र में लंबा सफ़र तय किया है। मतलब कि भारतीय लोकतंत्र जो है उसने सामाजिक न्याय, मतलब कि समाज के लोगों को न्याय देने के क्षेत्र में काफ़ी लंबा सफ़र तय किया है। पहले समाज में जाति, वर्ग के आधार पर गहरी असमानताएँ थी, मतलब कि जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर लोग बढ़ जाते थे या फिर उनके बीच में तनाव था। लेकिन आरक्षण नीति, मतलब कि आरक्षण लाया गया, शिक्षा का अधिकार, सभी लोगों को शिक्षा का अधिकार दिया गया, महिला सशक्तिकरण, मतलब कि औरतों को मजबूत किया गया और दलितों और पिछड़े वर्गों को विशेष अवसर देने जैसी योजनाओं ने समाज में समानता लाने का प्रयास किया। आज भारतीय लोकतंत्र में सामाजिक न्याय को अधिक महत्व दिया जाता है, मतलब कि सामाजिक न्याय, सभी वर्गों को न्याय हो, उनके साथ कोई अन्याय ना हो, इसको सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो दोस्तों, काफ़ी सिंपल सा आंसर है, इसको आप लोग लिखिएगा, बिना लिखे कुछ नहीं होता है। आप लोग इसका नोट्स बनाइएगा, 2 बार 3 बार पढ़िएगा, 1 हफ्ते के बाद आप लोग इसको फिर से याद करने की कोशिश करिएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको तीसरी बार ये चीज़ें रट के याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरी तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम किन-किन चीज़ों पर निर्भर करता है? मतलब कि समाज जो है वो बढ़ जाता है, जिससे कि राजनीति में ये जो परिणाम होता है, उस किन-किन चीज़ों पर निर्भर करती है? तो देखिए, सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम कई चीज़ों पर निर्भर करती है। विभाजन किस हद तक गहरा है, इसके आधार पर सबसे पहले ये देखिए, समाज में लोगों की सोच और आपसी संबंध कैसा है। पहला है ये कि समाज में जो भी लोग हैं उनके बीच में आपसी संबंध कैसा है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था कितनी मजबूत और न्यायपूर्ण है। मतलब कि लोकतंत्र की जो व्यवस्था है वो कितनी मजबूत है, किसी के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा है, किसी का हक तो छीना नहीं जा रहा है, उसको देखभाल लोकतंत्र ही करता है। और राजनीतिक दल और नेता इन विभाजनों का प्रयोग अपने समाज को जोड़ने के लिए करते हैं या फिर तोड़ने के लिए करते हैं। जो राजनीतिक पार्टियां होती है वो इन विभाजनों का प्रयोग क्या करते हैं, समाज को जोड़ने के लिए भी कर सकते हैं या फिर तोड़ने के लिए भी कर सकते हैं। अगर यह राजनीतिक समाज को बांटने के लिए हो तो नुकसानदायक होती है, लेकिन अगर समाज को जोड़कर समाज का अधिकार दिलाने के लिए हो तो फिर ये समाज को मजबूत बनाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। मतलब कि समाज में जो विभाजन होती है, वर्ग समुदाय आपस में बट जाते हैं, तो उसको संभालने के लिए इनमें से कौन सा कथन इस लोकतांत्रिक व्यवस्था, मतलब कि एक आजाद देश जहाँ पे लोग वोट देकर की सरकार चुनते हैं,
उस पर लागू होती है। यहाँ पे आपको दिया गया यहाँ पे लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के चलते सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीति पर पड़ता है तो पड़ता ही है। देखिए सामाजिक में जो प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिशन होता है उससे सामाजिक विभाजन की छाया तो होती है। तो दूसरा है लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायत जाहिर करना, ये भी है। और लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है, तो ये भी तो है। तो ये जो है लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार समाज के विखंडन की ओर ले जाते हैं, तो समाज को विखंडन मतलब क्या, बाँटने की ओर ले जाते हैं। ये सभी तो समाज को न्याय या फिर जोड़ने का काम कर रही थी तीनों, ये बाँटने का काम कर रही है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका गलत है, ये है लोकतांत्रिक इसमें व्यवस्था में। तो ये जो है लागू नहीं होता है, तो ऑप्शन घ आपका सही होगा। इसको बिना देरी करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 क्या आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है निम्नलिखित 3 बयानों पर विचार करें। मतलब कि यहाँ पे 3 बयान दिया गया है, इनमें से आपको यहाँ पे कहा गया है कि इनमें से कौन-कौन सा सही है, इसके बारे में बताने के लिए बोला गया। तो सबसे पहला क्या है, जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं, वहाँ पर सामाजिक विभाजन होता है, तो ये तो सही है। दूसरा है यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान हो, तो ये भी सही है। तीसरा है कि सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में ही सामाजिक विभाजन होते हैं, तो ऐसा तो नहीं है। सामाजिक विभाजन छोटे-बड़े हर प्रकार के देशों में होते हैं, तो कुछ क और ख सही है और ग गलत है। तो यहाँ पे क्या है, क और ख ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ब सही है आपका। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। मतलब कि इनमें से पूछा गया, ये आपको कुछ नाम दिए गए, इनमें से कौन रंग भेद मतलब कि रंग के आधार पर भेद नहीं करते थे। कोई तुम काला हो, तुम गोरा हो, इस तरीके से भेद नहीं करते थे। ऑप्शन आप लोग देख ही सकते हैं, मार्टिन लूथर किंग। तो इसको तो बोल सकते हैं कि रंग भेद जो होता था पहले, उसके खिलाफ जिसने सबसे पहले आंदोलन शुरू किया, आवाज उठाया, वो इसी को बोला जा सकता है। दूसरा है महात्मा गांधी। तो इसको महात्मा गांधी भी इसके विरोधी थे। ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस, ये दोनों भी इसके विरोधी थे। तो ऑप्शन नंबर घ आपका सही होगा, यानी कि जेड गुडी और सही आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, निम्नलिखित का मिलान करने के लिए कहा गया है। ये क्वेश्चन काफी आसान है दोस्तों। देखिए पाकिस्तान की विशेषता क्या है, पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है, तो ये इसको इससे मिला दीजिए। हिंदुस्तान का क्या है, हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष देश है, मतलब कि किसी भी धर्म को अपना राष्ट्रीय धर्म नहीं बनाया गया है, सभी धर्मों को आजादी दिया गया है हमारे देश में। और इंग्लैंड क्या एक प्रोटेस्टवादी देश है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है 10वां नंबर क्वेश्चन, भावी समाज में लोकतंत्र का जिम्मेदारी और उद्देश्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मतलब कि एक छोटा सा डिस्कस करना है आपको। भविष्य में लोकतंत्र की जिम्मेदारियां होंगी और उसका उद्देश्य, इसके बारे में पूछा गया है। तो देखिए भविष्य यानी कि भावी समाज में लोकतंत्र की सबसे बड़ी जिम्मेदारी लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता यानी कि आजादी का रक्षा करना। लोगों की जो अधिकार है उनकी और उनकी आजादी का रक्षा करना किसकी जिम्मेदारी होगी, लोकतंत्र की। और इसका उद्देश्य क्या होगा, क्योंकि आपको 2 सवाल पूछा है। सबसे पहला है आपका इसका जिम्मेदारी और उद्देश्य, तो जिम्मेदारी तो आपको पता चल गया। दूसरा क्या उद्देश्य, कि समाज में समानता, न्याय और बंधुत्व स्थापित करना। इतना ही आप लोग अगर लिख देंगे क्वेश्चन में, तो इसका जो मेन आंसर है आप लोगों का कंप्लीट हो जाता है। लेकिन थोड़ा बहुत आपको तो खुद के दिमाग से, मतलब एग्जामिनर को लगना चाहिए कि हाँ बंदा पढ़ा लिखा है। तो हर व्यक्ति को अपनी राय व्यक्त करने का अवसर देता है और सामाजिक व आर्थिक असमानताओं को कम करने की कोशिश करता है। कौन, लोकतंत्र। और इसी में आप लोग लिख सकते हैं कि लोकतंत्र केवल शासन प्रणाली नहीं है, मतलब कि सिर्फ शासन करने की एक मार्ग नहीं है, रास्ता नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका भी है। इसका उद्देश्य है कि हर नागरिक को समान अवसर मिले, समाज में भाईचारा बढ़े और सबका विकास सुनिश्चित हो। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है 11वां नंबर क्वेश्चन, भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं जारी है, स्पष्ट करें। मतलब कि अभी भी जातिगत असमानताएं जारी है भारत में, इसके बारे में पूछा गया है। देखिए भारत एक लोकतंत्र और समानता की व्यवस्था होने के बावजूद जातिगत असमानताएं अभी भी कई रूपों में दिखाई देता है। तो यहाँ पे देखिए सामाजिक भेदभाव, मतलब कि समाज में भेदभाव है। आज भी कुछ इलाकों में ऊंची जाति यानी जो लोग बेसिकली ऊंची जाति के होते हैं, वो नीची जाति के लोगों से मेलजोल नहीं करते, उनके साथ भेदभाव करते हैं। शिक्षा में असमानता यानी कि
कई बार जो है दलित और पिछड़े वर्गों को शिक्षा के समान अवसर नहीं मिलते हैं। इसके रीज़न बहुत सारे होते हैं क्योंकि इनके पास पैसा वगैरह नहीं होता है और भी कई सारे रीज़न हो सकते हैं, सामाजिक रीज़न भी हो सकते हैं। आर्थिक असमानता मतलब कि निजी जातियों के लोग प्राय गरीब होते हैं और उन्हें रोज़गार के अवसर कम मिलते हैं। अगला है राजनीति में भेदभाव, जातिगत आधार पर राजनीति की जाती है और लोगों को बाँटने की कोशिश की जाती है। आज के समय भी किया जाता है, कई पार्टियाँ लोगों को बाँटने की कोशिश करते हैं, कई क्या लगभग सभी पार्टियाँ करती है। सामाजिक बहिष्कार गाँवों और छोटे कस्बों में आज भी छुआछूत और जातिगत भेदभाव के मामले देखने को मिलते हैं। तो इसी से स्पष्ट हो जाता है कि भारत में जातिगत असमानताएं पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुई है। इन्हें खत्म करने के लिए समाज को और अधिक जागरूक तथा समानता का अधिकार आधारित बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है 12वां नंबर क्वेश्चन, क्यों सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते हैं? इसके कारण बताइए। मतलब कि सिर्फ जाति के आधार पर चुनावी नतीजे भारत में तय नहीं हो सकते हैं, इसके क्या कारण है? तो देखिए इसके कारण देखिए जाति सिर्फ जाति के आधार पर नहीं हो सकते हैं, इसके कारण निम्नलिखित लिखिए। सबसे पहला है अनेक जातियां और विविधता। भारत में बहुत सारी जातियां हैं और इसीलिए भारत में विविधता भी है। तो भारत एक विशाल देश है जहाँ हजारों जातियां हैं और एक जाति के लोग किसी निर्वाचन क्षेत्र में बहुत मत में नहीं है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि किसी क्षेत्र में एक जाति के लोग बहुत ज्यादा है, इसीलिए केवल जाति के आधार पर चुनावी नतीजे संभव नहीं है। अगला है अन्य मुद्दों का महत्व, मतलब कि राजनीति में बाकी मुद्दे भी होते हैं जैसे कि विकास, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य होती है। चुनाव में विकास, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, सड़क, बिजली, पानी जैसी समस्याएं भी महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, ये समस्याएं भी महत्वपूर्ण होती है जिसके आधार पर चुनाव निर्धारित होती है। जो लोग सिर्फ जाति देख करके वोट नहीं देते बल्कि उम्मीदवार और पार्टी को भी देख करके वोट देते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है विभिन्न तरह के सांप्रदायिक राजनीति का ब्यौरा दे और सबके साथ साथ एक उदाहरण भी दे। देखिए सांप्रदायिक के आधार पर जो राजनीति होती है उसके बारे में बताने के लिए बोला गया और उसका एक एक उदाहरण भी देने के लिए कहा गया। तो भारत में सांप्रदायिक राजनीति यानी कि कम्युनल पॉलिटिक्स कई रूपों में दिखाई देती है। इसके मुख्य कारण और उदाहरण निम्न प्रकार है। सबसे पहला विचारों में सांप्रदायिकता। सबसे पहले तो लोगों का विचार अलग अलग होता है। देखिए देखिए जब लोग मानते हैं कि एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, मतलब बढ़िया है, तो सिर्फ उसी धर्म के लोग शासन करें। मतलब कि ये सोचते हैं कि जो धर्म के लोग बढ़िया है, श्रेष्ठ है, वही लोग शासन करेंगे। उदाहरण के लिए पाकिस्तान का निर्माण सिर्फ धर्म के आधार पर हुआ था। ठीक है, राजनीतिक में संप्रदाय इसमें है जब राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए धर्म के आधार पर लोगों को प्रभावित करते हैं, बांटने का कोशिश करते हैं, तो उसे भी क्या कहते हैं? राजनीतिक का संप्रदाय, वो भी एक क्या है? सांप्रदायिक राजनीति का कारण है। चुनावों में नेताओं द्वारा किसी विशेष धर्म के नाम पर वोट मांगा जाता है। टकराव के रूप में सांप्रदायिकता, चाहे लोग किसी भी कारण से टकराए, जैसे कि जब धर्म के आधार पर हिंसा या फिर दंगे संघर्ष होने लगते हैं, जरूरी नहीं है कि धर्म के आधार पर ही हो, जाति के आधार पर भी हो सकती है, भाषा के आधार पर भी हो सकती है। उदाहरण के लिए भारत में कई बार होने वाले सांप्रदायिक दंगे सरकार और नीतियों पर प्रभाव डालना। जब सरकार किसी एक धर्म के हित में नीतियां बनाए और अन्य धर्मों को के साथ भेदभाव करे, तो उस स्थिति में सरकार की जो है सांप्रदायिक राजनीति को ये करती है, प्रभावित करती है। तो इसी तरीके से आप लोग लिख सकते हैं कि धार्मिक चलो इसका उदाहरण के झगड़े और सरकार पर एक धर्म और उसको ज्यादा लाभ देने का आरोप भी होता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 14, जीवन के विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिसमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव हुआ है। मतलब कि स्त्रियों के साथ भेदभाव हुआ है उसके बारे में बताने के लिए बोला है, या स्त्रियों को कमजोर स्थिति में देखा गया है। देखिए भारत में स्त्रियों को समान अधिकार मिलने के बावजूद जीवन के कई पहलुओं में उनके साथ भेदभाव होता है और कमजोर स्थिति रहती है। सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में आज भी आप लोग देखते होंगे कि लड़कियां लड़कों के मुकाबले कम शिक्षा ग्रहण करती है, हायर एजुकेशन इनको नहीं मिलता है और कुछ को तो मिलती भी नहीं है। तो बहुत सी लड़कियों को अभी भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर नहीं मिलते हैं। रोजगार में मतलब कि लड़कियों को रोजगार के अवसर भी कम मिलते हैं। ये इसी में आप लोग लिख सकते हैं कि स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में कम वेतन मिलता है, मतलब कम पैसा मिलता है। उच्च पदों में उनकी संख्या भी बहुत कम होती है। सामाजिक जीवन में कई जगहों पर स्त्रियों को परंपरागत बंधनों में बांध दिया जाता है
और स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। राजनीति में जैसे कि पंचायतों में आरक्षण दिया गया महिलाओं को, आप लोगों को पता होगा, उसके बावजूद भी पंचायत चुनाव में आप लोग देखिएगा तो ज़्यादा पुरुष ही दिखेंगे, स्त्रियाँ कम दिखेंगी। उसी तरीके से आप लोग परिवार और घरेलू जीवन, इससे बेटियों की तुलना में बेटों को अधिक महत्व दिया जाता है। कई जगहों में स्त्रियों को निर्णय लेने का अधिकार भी नहीं दिया जाता है। सुरक्षा के मामले में स्त्रियां अक्सर हिंसा, उत्पीड़न और असुरक्षा का शिकार होती हैं। इस वजह से भी उसके परिवार वाले उसके लिए थोड़े बहुत चिंतित होते हैं, उसी से बाहर या फिर ये उच्च शिक्षा के लिए उनको प्रेरित या फिर भेजते नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत की विधायिकाओं में महिलाओं की प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है, मतलब कि कैसा है स्थिति, उन कितनी महिलाएं हैं उसके बारे में बताना है। देखिए, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी बहुत कम है, मतलब कि बहुत ज्यादा कम है। लोकसभा की अगर बात किया जाए, लोकसभा में कितनी महिलाएं हैं, तो देखिए महिलाओं की संख्या कुल सदस्यों का लगभग 10% से भी कम है। लोकसभा में आप लोग देखिएगा तो 10% से भी कम दिखेंगे। वहीं राज्य विधानसभा में देखिएगा तो 5% से भी कम है। और पंचायत स्तर पर इनको आरक्षण दिया गया, उसके बावजूद भी 1/3 सीट ही आरक्षित किया गया है, लेकिन अभी भी भागीदारी महिलाओं की कम है। और संसद में महिलाओं का आरक्षण भी लंबे समय से संसद में, विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रस्ताव है, लेकिन अभी तक ये पूरा तरीके से लागू नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। तो देखिए, सबसे पहला तो आप लोगों को पता है कि भारत में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म नहीं माना गया है, तो सभी धर्मों को समानता भी दिया जाता है। देखिए, भारतीय संविधान हर धर्म को सम्मान सम्मान देता है, किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिया गया और सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने, उसका प्रचार करने, प्रसार करने का स्वतंत्रता दिया गया है। राज्य का धर्म से अलग रहना, मतलब कि आपको अभी मैंने बताया कि कोई भी राजकीय धर्म नहीं है, पक्ष या फिर खिलाफ भेदभाव नहीं करती है। राज्य की नीतियां धर्म के आधार पर नहीं बनती है, बल्कि सभी धर्मों को बराबरी का दर्जा दिया जाता है। तो इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं, मतलब कि पुरुष और महिला में जो विभाजन होते हैं उसकी बात करते हैं, तो हमारा अभिप्राय क्या है? स्त्री और पुरुष के बीच में जैविक अंतर, इसको समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, या फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान का या मतदान अधिकार ना मिलना। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ख, यानी कि स्त्रियों और पुरुषों को जो ये समाज के द्वारा भेदभाव किया गया, उनको असमान अवसर दिए गए, उस वही है लैंगिक विभाजन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण दिया गया? तो आप लोगों को पता है कि पंचायती राज संस्थाओं में भारत में महिलाओं को आरक्षण दिया गया। अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ संबंधी निम्न कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पर होती है? तो इसका आंसर डायरेक्टली देखते हैं, क्योंकि आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, इसमें ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता। एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ बताना, मतलब बढ़िया बताना, सोचना, वो क्या है? सांप्रदायिक राजनीति वहीं पर होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, तो ये भी तो मनाही करता ही है, सही है ये। अगला है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, ये तो गलत है। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है, ये भी सही है। और किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है, तो ये भी आपका क्या है? सही है, यानी कि ऑप्शन क, ग और ख तीनों सही होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग यहाँ पे आ जाता है रिक्त स्थान। तो इसमें आप लोग यहाँ पे डैश डैश पर आधारित विभाजन सिर्फ भारत में होती है, तो जाति के ऊपर आधारित, ये शायद आंसर गलत है दोस्तों, इसको मैं वेरीफाई करके फिर कमेंट में दे दूंगा ये सही है या नहीं। तो अभी के लिए आप लोग इसको छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे 22वां क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करिए। यहाँ पे यहाँ से यहाँ एक सूची दिया गया, इधर एक सूची दिया गया, इन दोनों का मिलान करना है। तो देखिए, अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्रियों और पुरुषों को बराबरी मानने वाला, मतलब जो इंसान स्त्री और पुरुषों को बराबर मानता है अधिकार के मामले में, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे नारीवादी। ठीक है, ऑप्शन ख इसका सही होगा। अगला है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या है? ये है आपका सांप्रदायिक, धर्म को जो मुख्य आधार मानता है। जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला जातिवादी।
नाम से पता चल जाता है दोस्तों, व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव करने वाला व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष ना रखने वाला ना करने वाला व्यक्ति क्या धर्मनिरपेक्ष है। तो आई होप कि आज के इस वीडियो में समझाए गए सभी क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हिस्ट्री और जियोग्राफी का वीडियो अपलोड होगी हर एक चैप्टर का, तो लिंक मैं दोनों का ही प्लेलिस्ट दे दूंगा, आप लोग वहां से देख लीजिएगा।